प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय शिखर वार्ता। वर्चुअल माध्यम से होने वाली बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कोविड के कारण बदली परिस्थितियों में भी प्रदेश के 15 लाख राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिलेगा बोनस। बोनस की अधिकतम राशि होगी 6,908 रुपए। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों के आ रहे हैं बेहतर परिणाम। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 77,65,966 लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट हुआ 92.23%। और भगवान राम की नगरी अयोध्या में और भव्य होगा चौथा दीपोत्सव। अयोध्या के 24 घाटों पर जगमगाएंगे 6 लाख दिए। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर पार्टी के साथ एक द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वर्चुअल माध्यम से होने वाली बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत ढांचे की विस्तार से समीक्षा करने और आपसी चिंता के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर दोनों सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच कई समझौतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो इस अवसर पर संपन्न हो सकते हैं। भारत और इटली के बीच गहरे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं और दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के राज और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व के साझा लक्ष्य में विश्वास रखते हैं। यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साल 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9.52 अरब यूरो रहा। भारत में करीब 600 बड़ी इटालियन कंपनी सक्रिय हैं, जो फैशन एवं वस्त्र, कपड़ा उत्पादन संबंधी उपकरण, ऑटोमोटिव पुर्जे, बुनियादी ढांचा, रासायन ऊर्जा, कॉन्फेक्शनरी, बीमा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कई भारतीय कंपनियां भी इटली में काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से कुल लगभग 15 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ये जानकारी आज देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बोनस की सुविधा पुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन 4800 रुपए, पुनरीक्षित में वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 तक के पद पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुमान्य होगी। बोनस के रूप में मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए होगी तथा एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2020 को ग्राम्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां आगणित की जाएंगी। इस प्रकार एक कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपए बोनस के रूप में अनुमान्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंडी शुल्क की दर को 2% से घटाकर 1% करने के निर्णय दिए हैं। इस निर्णय से बड़ी संख्या में राज्य के किसान लाभान्वित होंगे। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में राज्य के किसान लाभान्वित होंगे। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि मंडियों के विकास के लिए लिया जा रहा 0.5% विकास शुल्क यथावत रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दीपावली पर किसानों, व्यापारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को तोहफा देने का दौर जारी है। विभिन्न सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का उपहार देने और किसान मंडी शुल्क की दर को घटाने की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करने के बाद अब मुख्यमंत्री ने प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक के विभिन्न ग्रेड पे में प्रोन्नति प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। योगी के इस फैसले से प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के 52 अधिकारी लाभान्वित होंगे। 52 अधिकारी लाभान्वित होंगे। नव प्रोन्नत अधिकारियों में 21 अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी 1 ग्रेड पे, 8,700 में 21 अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी 1 ग्रेड पे 8,900 में तथा 10 अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतर श्रेणी ग्रेड पे
10,000 रुपए में प्रोन्नति दी गई है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 77,65,966 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 92.32% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.49% रह गई है। आया क्या? नहीं पापा, चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना, तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 77,65,966 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 92.32% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.49% रह गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव MM कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे, भारत मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक रमेश केजे को आयोग के पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य नियुक्त किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय में संयुक्त सचिव अरविंद कुमार नौटियाल हैं। में जो प्रदूषण होता है और खासकर दिल्ली और नजदीक के शहरों का जो एयर शेड है, उस एयर शेड के प्रदूषण को मात देने के लिए आवश्यक उपाय और कार्रवाई ये आयोग करेगा। आदेश में ये कहा गया है कि पद संभाल से 3 साल के लिए 70 साल होने तक के लिए नियुक्ति होगी। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के बीच केंद्र ने 29 अक्टूबर को एक नए कानून को लागू किया है। अयोध्या में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक होने वाले दीपोत्सव की तैयारी को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अपने 10,000 वॉलंटियर के साथ 13 नवंबर को राम की पैड़ी के 24 घाटों पर 6 लाख दीपक प्रज्वलित करेगा। अयोध्या में इन कुम्हार परिवारों ने दीपक बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय चौथे वर्ष भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य रविशंकर सिंह का कहना है कि अवध विश्वविद्यालय को एक बड़ी जिम्मेदारी योगी सरकार ने का बड़ा ही इस बार 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाने के लक्ष्य रखे गए हैं। इसके अलावा अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के स्टूडेंट घाट संख्या 10 पर राम दरबार का चित्रांकन करेंगे और राम, हनुमान व पुष्पक विमान का चित्रांकन किया जाएगा। और घाटों की संख्या भी पहले 12 घाट दिया गया था, अब 24 कर दिया गया है।
इसलिए कार्य जस्ट डबल हो गया है। सक्रिय वॉलंटियर्स 8,000 होंगे और हमने 2,000 वॉलंटियर्स को रिजर्व में रखा है। इस प्रकार जो है कुल 10,000 वॉलंटियर्स काम में लगेंगे। एक तरफ जहां अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, वहीं डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने वोट की गिनती के बाद अगले राष्ट्रपति बनने का विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने लोगों को वोटों की गिनती पूरी होने तक शांत रहने की अपील की है। वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डेमोक्रेट उनसे चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर कानूनी वोटों की गिनती होती है तो वो जीत जाएंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया और परिणाम कानूनी जांच की प्रक्रिया से गुजरेगी। ट्रंप मतगणना को रोकने के लिए पहले ही कई मुकदमे दायर कर चुके हैं। ट्रंप पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया में आगे हैं, जबकि बाइडेन जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर ट्रंप एरिजोना, नेवाडा, उत्तरी कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया राज्यों में जीत हासिल करते हैं तो नतीजे बराबर हो जाएंगे। प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रमाशंकर पटेल ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के लिए हमेशा संघर्ष किया करते थे। किसानों के हित के लिए वो जेल भी गए। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई का सपना था कि देश का किसान मजबूत होगा तभी देश का विकास हो सकता है। वहीं फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना प्रधानमंत्री साकार कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा यमुना पर अध्यक्ष विभव नाथ भारती, अश्विनी पटेल, ज्ञान सिंह पटेल, भरत सिंह पटेल आदि लोगों ने भी अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने किया और वो किसानों के नेता थे, किसानों के लिए संघर्ष करते थे। उन्होंने कई ऐसे आंदोलन भी किए जहाँ किसानों की समस्या को लेकर के उन्होंने सत्याग्रह भी किया और जेल भी गए। आज इस देश के प्रति भी उनका एक अलग पहचान है। आज भारत खंड खंड टुकड़ों में बसा भारत को खंड बनाने में एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना था वो सरदार पटेल जी ने पूरा किया था। और आप जानते हैं कि 562 ऐसे गणराज्य थे, देशी रियासतों को उन्होंने खंड खंड टुकड़ों में बसा, जिनको भारत में विलय करा करके उन्होंने एक मिसाल कायम की थी। प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए आर्थिक सुधारों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। बाजार में आर्थिक गतिविधियां तेज होने लगी, साथ ही बंद होती उद्योग इकाइयां भी अब वापस खुलने लगी हैं। रायबरेली में सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के बाद MSME के तहत कई नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनमें प्रवासी श्रमिकों के साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ऐसे ही स्नेहलता हैं जिनका लॉकडाउन के बाद उद्योग विभाग से लोन पास हुआ और उन्होंने अपने साथी और दर्जनों महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए। महिला उद्यमी स्नेहलता ने बताया कि लॉकडाउन के समय में आर्थिक गतिविधियां ठप होने से जिंदगी की रफ्तार थम गई थी। MSME के तहत उनका लोन पास हुआ, जिससे वो स्कूलों की यूनिफॉर्म का काम किया है और अपने साथ ही उन्होंने दर्जनों महिलाओं को रोजगार भी दिया। श्रावस्ती के गिलौला के झिगनिया में गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गांव में ही काम दिया जा रहा है। इस योजना से लाभान्वित हुए लाभार्थी काम मिलने से प्रधानमंत्री की सराहना कर रहे हैं। गांव में जो बेरोजगार व्यक्ति घूम रहा है और काम करना चाहता है, उसे गांव तालाब खुदाई तथा PWD की सड़कों की पटरी की मिट्टी की पटाई करवाकर इस योजना से काम मुहैया करा रही है। लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना ने हमें गाँव में ही रोजगार मुहैया कराया है, जिससे अब हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर पा रहे हैं। काम किया जाता है, लड़के बच्चे जिया जाते हैं। मोदी जी का बहुत बड़ी धन्यवाद। मोदी जी की लाख लाख धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और रोजगार में हम लोग को ये नरेगा जो चालू हुआ, इससे पहले तो हम लोग के कोई काम ही नहीं था। इस समय में सरकार ने हम लोग को काम दिया है। इतने दिन घर पे बैठे थे, मोदी जी ने हमको काम दिया
कर रहे हैं, हमारा परिवार चल रहा है इसी तरीके से। और बहुत मतलब हम लोग परेशान भी रहते थे, काम मिल गया, काम कर रहे हैं, बच्चे जी रहे हैं। मतलब घर पे मतलब जो है थोड़ा जो परेशानी रहता है, तो मतलब जो मिल गया है काम, तो मतलब बच्चे जो जी रहे हैं। बहुत बहुत मतलब जो धन्यवाद भैया सरकार के, मोदी जी के। मेरठ के मोइनुद्दीनपुर चीनी मिल के पेराई सत्र 2020-21 का मेरठ दक्षिण विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मोदीनगर विधायक मंजू सिवाच और जिला गन्ना अधिकारी दुष्यंत कुमार ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने कहा कि इस चीनी मिल में 3 जिलों के किसान आते हैं और चीनी मिल की शुरुआत से ही किसानों की दीपावली शुरू हो जाती है। मेरठ दक्षिण विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में किसान शामिल हैं। किसानों को किसी प्रकार के भुगतान और चीनी मिल संबंधित परेशानी नहीं होगी। जिला गन्ना अधिकारी दुष्यंत कुमार ने बताया कि मेरठ जिले में 6 चीनी मिल हैं जो 1 नवंबर से चल चुकी हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत सभी चीनी मिलों में इससे बचाव के नियमों का पालन किया जा रहा है। मेरे सभी जो सम्मानित किसान हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि मिल का शुरुआत हुई। और मिल की शुरुआत से समझिए कि किसानों की दिवाली शुरू हो जाती है और आगे ये मिल अपने पूर्ण क्षमता के साथ काम करती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। 3 जिलों के लिए ये मिल काम करती है और इस मिल का बहुत अहम रोल है और इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। सारे हमारे किसान जो यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आज के इस दिन की शुरुआत के दिन पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए, और मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ, मैं अपने मिल अधिकारियों के साथ, अपने जीएम के साथ और बाकी जितने अधिकारी हैं उनके साथ पहले बैठे हैं हम लोग। और पिछली बार जो थोड़ी बहुत कमी रही है, इस बार उसमें हम लोगों ने सुधार भी किया और रिजल्ट अच्छा रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि सरकार की प्राथमिकता पे किसान है, इसीलिए सरकार समय से मिल चले और जब तक हमारा गन्ना है, जब तक मिल चलती रहेंगी, इस बार परिणाम और बेहतर आएंगे और मुझे लगता है एक दूसरे के सहयोग से हम अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे जनपद में 6 चीनी मिलें हैं, जिसमें से 5 प्राइवेट क्षेत्र की हैं और एक ये हमारी जहाँ पे आज इसका उद्घाटन हुआ है निगम क्षेत्र की है। हमारी 6 चीनी मिलें आज की तिथि में संचालित हैं। 1 नवंबर से प्रारंभ हुई थी और आज तक सभी चीनी मिलें संचालित हो गई। मैं आपको यहाँ की चीनी मिल के विषय में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पेराई सत्र 19-20 में 199 करोड़ का भुगतान इन पे ड्यू हुआ था, जिसमें से इन्होंने 150 करोड़ का भुगतान कर दिया है। लगभग 49 करोड़ बचा है, जो शीघ्र ही हमारा प्रयास है कि इसी महीने में उसको पूरा कर लिया जाए। चूँकि अभी चीनी मिल पिछले साल इनकी रिकवरी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम थी, इस बार इन्होंने एफर्ट किया है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ रिकवरी पड़ सकते हैं उन पॉइंटों का निरीक्षण किया है। कृषक भाइयों से भी अनुरोध किया, उनका भी बहुत सहयोग है। देखिए आप, जितना भी गन्ना आ जा रहा है कितना साफ आ रहा है। ये गत वर्षों से इसमें सुधार हुआ है, तो हमें लग रहा है अगर आधा और 1% की भी रिकवरी बढ़ जाएगी तो इनका भुगतान अगले आगामी पेराई सत्र में और शीघ्र हो जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए विद्या भारती ने अपने छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए स्वदेशी ऐप ई-लर्निंग के माध्यम से पाठ्यक्रम पूरा कराने का निर्णय लिया। बच्चों के ई-लर्निंग ऐप के माध्यम से क्लास का पाठ्यक्रम पूरा कराया जा रहा है और इसी ऐप के माध्यम से दिसंबर के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से देने का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन में एक एक प्रश्न आता रहेगा और उसका उत्तर परीक्षार्थी को देना होगा, जबकि ऑफलाइन पूरा प्रश्न पत्र आ जाएगा और उत्तर पुस्तिका को लिखकर स्कैन करने के बाद अपलोड करना होगा। वहीं विद्या भारती के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि विद्या वो है जो हमें समस्याओं से मुक्ति दिलाए और जब से मानव का विकास हुआ है इसके लिए प्रयासरत था और आज की तकनीक हमें कई समस्याओं से मुक्ति दिला रही है। रज्जू भैया उच्च तकनीकी डिजिटल सूचना संवाद केंद्र विद्या भारती का एक ऐसा प्रकल्प है जिसके माध्यम से हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा किया है और बच्चों को ई लर्निंग के माध्यम से पूर्णतः स्वदेशी ऐप के द्वारा शिक्षण कार्य करा रहे हैं। इस ई लर्निंग ऐप के माध्यम से हमारा जो भी कंटेंट है किंडरगार्टन से लेके 12वीं तक का पूरा तैयार हो चुका है और हम रेगुलर क्लासेस चला रहे हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम हम लोग दिसंबर प्रथम सप्ताह से द्वितीय सप्ताह के बीच में इसी ऐप के माध्यम से कराएंगे। इस ऐप में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड के माध्यम से हम लोग एग्ज़ाम ले सकते हैं
जिसमें ऑनलाइन मोड में एक एक प्रश्न आता रहेगा, जवाब देने होंगे, और ऑफलाइन मोड में प्रश्न पत्र आ जाएगा। बाद में बच्चे को उत्तर पुस्तिका लिख के स्कैन करके अपलोड करनी होगी और शिक्षक द्वारा, आचार्य द्वारा उसको जांच के अंक दिए जाएंगे। वही विद्या है जो सारी परेशानियों से, समस्याओं से, तकलीफों से व्यक्ति को भी समाज को मुक्त कर रहे हैं। यदि व्यक्ति और समाज को ये तकनीकी विज्ञान और जो बाहरी सौकर्यों की विकास के लिए जो विज्ञान है ये कर पाएगा, ये बहुत ही, ये इस पृथ्वी में जब से मानव आया है हमेशा ये इस ओर प्रयास करता आया है कि हम लोग को दुख से, परेशानियों से मुक्ति कैसे दिलाएं। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि देश को 70 साल तक अंधेरे में रखने वाली कांग्रेस का बिजली पर बयान हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि बहन प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा की बुआ और भैया की सरकारों द्वारा बिजली कंपनियों द्वारा किए गए महंगे करार और आर्थिक अनियमितताओं ने उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को गर्त में धकेलने का काम किया है। 3.5 साल में बीजेपी सरकार ने बिजली के साथ ही प्रदेश के विकास की गाड़ी को पटरी पर लाने का काम किया है। कांग्रेस, सपा और बसपा की तिगड़ी सरकारों की गलत नीतियों के नाते ही बिजली विभाग लगभग 90,000 करोड़ के घाटे में है। 15 साल तक इन सरकारों ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया और बिजली के नाम पर घरों में बिजली नहीं बल्कि केवल बिल ही पहुंचते थे। आज बीजेपी की सरकार में प्रदेश के गांवों को 18, तहसील मुख्यालयों को 20 और जिला मुख्यालयों को 24 घंटे निर्बाध बिजली दी जा रही है। आज सूर्यास्त से सूर्योदय तक किसी भी गांव में अंधेरा नहीं है, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। आज गांव को 54% ज्यादा बिजली मिल रही है। जहां तक मीटरों के तेज चलने का सवाल है, उपभोक्ता की शिकायत पर तत्काल ही वहां चेक मीटर लगाने की व्यवस्था की गई है। ऊर्जा विभाग उपभोक्ता की संतुष्टि तक काम करने में विश्वास रखता है। पिछली सरकारों में किसानों की धान खरीद की समस्याओं को देखते हुए सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर किसानों की फसलों को बेचने के लिए नियम बना दिए गए हैं, जिससे अब बिचौलियों, दलालों की दखल अंदाजी पर पूरी तरह से लगाम लग चुकी है। किसान काफी खुश हैं। वहीं जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जनपद में 51 क्रय केंद्रों पर 1,10,000 मीट्रिक टन के धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय शिखर वार्ता। वर्चुअल माध्यम से होने वाली बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कोविड के कारण बदली परिस्थितियों में भी प्रदेश के 15 लाख राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिलेगा बोनस। बोनस की अधिकतम राशि होगी 6,908 रुपए। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों के आ रहे हैं बेहतर परिणाम। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 77,65,966 लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट हुआ 92.23%। और भगवान राम की नगरी अयोध्या में और भव्य होगा चौथे दीपोत्सव। अयोध्या के 24 घाटों पर जगमगाएंगे 6 लाख दिए। अंत में एक जरूरी संदेश, जब भी बाहर निकले मास्क साथ में होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Hello dear children, today we are going to start the grammar section of your high school English syllabus. This is the first chapter of your textbook.